किसान कर्ज माफी और केंद्रीकृत बैंकों की तरफ से कर्ज लेने वाले किसानों की भूमि नीलामी पर इन दिनों प्रदेश में संग्राम छिड़ा है। बीजेपी इस मसले पर सड़क से लेकर सदन में सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि किसानों से कर्ज माफी का वादा कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले किया, ऐसे में वो क्यों किसानों का कर्जा माफ करने से दूर भाग रही है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर जिलों से लेकर राजधानी की सड़कों से लेकर 9 फरवरी को शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी की है। आज राजस्थान के किसानों की जमीनें नीलाम हो रही हैं। हताश और निराश किसान आत्महत्या को मजबूर है। ये इस बात का सीधा सीधा प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और अशोक गहलोत झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने किसानों से वादा खिलाफी की। अभी भी समय है कांग्रेस पार्टी को, अशोक गहलोत जी को बजाय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखने के और बार बार इस मुद्दे से गुमराह करने के, उनको चाहिए कि ईमान है तो उनको किसानों की कर्ज माफी के लिए कोई न कोई योजना बनाकर समाधान करना चाहिए। वहीं सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने एक आदेश जारी कर किसानों की भूमि की नीलामी पर रोक लगाई। इस मसले पर सरकार के मंत्री बीजेपी पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। सरकार के मंत्रियों ने राजभवन से लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सरकार के मंत्रियों का कहना है कि केंद्रीकृत बैंकों का कर्ज केंद्र सरकार की मंशा पर राष्ट्रीयकृत बैंक वन टाइम सेटलमेंट के जरिए कर सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा में किसानों की 5 एकड़ भूमि की नीलामी को रोकने का बिल पारित हो चुका है, लेकिन केंद्र की मंशा पर राजभवन में जाकर बिल अटक गया। ऐसे में बीजेपी को कांग्रेस नहीं, राजभवन पर दबाव बनाना चाहिए। हमने कर्ज माफ किया, राजस्थान सरकार के सहकारी विभाग के और जो भी सहकारी बैंकों के जो कर्ज थे उन्होंने माफ किए। वे लगातार असत्य बातें कर रहे हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में हम किसानों की समस्याओं का उचित तरीके से उनका समाधान करते आ रहे हैं और करते रहें। हम जो बिल पास करते हैं उनको राज्यपाल महोदय के दस्तखत करने से रोका जाता है, उन पर प्रभाव बनाया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है जो दस्तखत नहीं करें। और उसके बाद किसानों की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक हास्यास्पद स्थिति है, उन्हें गंभीर होना चाहिए। उधर इस मसले पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले राजधानी जयपुर में प्रदर्शन किया गया। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए राजभवन की भूमिका पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय किसान महापंचायत ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में मुख्यमंत्री से कर्ज माफी और राज्यपाल से बिल को पारित करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि इन सब के बीच राजभवन में प्रेस नोट जारी कर रोड़ा एक्ट से जुड़ा कोई भी संशोधन विधेयक राजभवन में नहीं आने की जानकारी दी है। राजस्थान सरकार के विधानसभा से बिल पास होया हुआ है। उस बिल को गवर्नर साहब 1 साल से लेकर के बैठे हैं, वो उनको वहां से पास नहीं कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के गवर्नर हाउस का घेराव है। बहरहाल किसान कर्ज माफी और भू नीलामी पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। इस बार दोनों के बीच जारी अन्नदाता के नाम की इस लड़ाई का असर सड़क से लेकर सदन तक में दिखने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में किसान कर्ज माफी बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है और बात सियासत की नहीं है। अब राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी इस मुद्दे को लेकर के अपने अपने बयान दिए जा रहे हैं। यह रोचक बात यह है कि सरकार का दावा है कि 2 नवंबर को सीपीसी में अमेंडमेंट कर दिया गया था और उसके बाद 24 नवंबर को राजभवन को
अनुमोदन के लिए भेज दिया था, लेकिन आज तक राज्यपाल ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उधर राज्यपाल के यहाँ से जवाब ये मिला है कि जो लोग किसान यूनियन से जुड़े हुए जो प्रदर्शन के दरमियान वहां गए, तो कहा गया कि ऐसा कोई बिल पेंडिंग ही नहीं है। सियासी गलियारों में इसकी सुगबुगाहट काफी तेज चली और कहा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, चारों तरफ से इसे खंगाला गया। तो मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किया गया कि यह बिल भेजा हुआ है और अभी तक राज्यपाल के यहीं पर है। अब देखना होगा कि क्या होता है आगे, ये तो एक बात है। लेकिन दूसरी बात अगर हम करें तो बीजेपी इस पर हमलावर है, इस मुद्दे को लेकर के, किसान कर्ज माफी को लेके। और बीजेपी का मानना है कि हम इसे मंडल स्तर तक लेके जाएंगे। इसके सियासी मायने हैं। बीजेपी चाहती है कि इस मुद्दे को ग्रामीण स्तर तक लेके जाया जाए और बताया जाए कि किसान कर्ज माफी को लेकर के चुनाव के दरमियान कांग्रेस ने क्या कहा था और अब क्या। उधर कांग्रेस हमलावर इस बात को लेकर के है कि कर्ज माफी में अगर राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्ज माफ कराने में केंद्र सरकार सहयोग करे तो किसानों को कर्ज से मुक्ति दिला सकते हैं। हम लोग हमारे दायरे में जो बैंक आ सकते हैं, यानी कि सहकारी बैंक जो हैं, हम उनका कर्ज माफ कर सकते हैं जो राज्य सरकार के अधीन है। बाकी कर्ज माफी केंद्र सरकार पर है। तो चले, कई चीजें हैं जो हम आपको इस दरमियान बताएंगे। और हमारे साथ इस वक्त किसान पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान नेता रामपाल जी जाट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृषि मामलों के जानकार डॉक्टर सीबी यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हमारे साथ में हैं और माधवराम चौधरी जी भाजपा से हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। मैं रामपाल जी आपके पास आना चाहूंगा। पहले आपके पास सियासत अपनी जगह चल पा रही है, सारी बातें हैं। मुख्यमंत्री की ओर से एक ही आदेश भी जारी कर दिया गया कि किसानों के कर्ज माफी तो चल ही रही है, किसी भी तरह की कुर्की नहीं हो उसे रोक दिया जाए। मैं एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंक जब राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो क्या कर्ज माफी को इस कुर्की को रोका जा सकता है? योगेंद्र जी, ये जो सारी सरकारी मशीनरी है जी, उसके हेड के नाते मुख्यमंत्री काम करते हैं जी, इसलिए उनके आदेशों को एग्जीक्यूट करना इन अधिकारियों के हाथ में है जी। इस नाते कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है, यद्यपि वो वैधानिक संज्ञा की परिभाषा में नहीं आता तो भी जो मशीनरी है वो एक्ट नहीं करेगी तो किसानों की जमीनें कुर्क और नीलाम नहीं हो सकेगी। ये सच्चाई है। बिल्कुल। तो चलिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन सीबी यादव जी के पास जाना चाहूंगा। एक पक्ष हो रहा ये मुख्यमंत्री के आदेश के बाद नीलामी तो स्थगित कर दी गई है, लेकिन क्या वैधानिक है सीबी यादव साहब? बैंक जो रोटेशन चलता है बैंक में कर्ज को लेकर के ब्याज का वो अमाउंट बढ़ता चला जाता, क्या थम पाएगा ये? हाँ, थोड़ा सा इसे और स्पष्ट करने की जरूरत है। जी। जो राजस्थान सरकार ने पहले कहा कि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज एक्ट, इसमें संशोधन किया गया है। बेसिकली ये नहीं था, जो संशोधन था वो सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 का जो था उसकी धारा 60 में चेंजेस किए गए हैं और उसमें किसान की परिभाषा दो तरह से डिफाइन की गई है। मैंने उसको पूरा पढ़ा है। पहली है कि दूध देने वाला, दूसरा जी कोई काम नहीं किया जा सकेगा, उसका मोटा मोटा प्रावधान है। अब चूंकि राज्य सरकार का ये कानून है और दूसरी तरफ से बैंकों की अपनी गाइडलाइन होती है, जो आरबीआई की गाइडलाइन होती है, उसके तहत बैंकों का जो एनपीओ होता है उसकी वसूली करने की उनकी एक प्रक्रिया है। लेकिन ये जो कानून है वो क्या सुरक्षा प्रदान करेगा? क्योंकि दो चीजों में विरोधाभास है। ये कानून ये सुरक्षा प्रदान करेगा कि जो गलत तरीके से नीलामी होती है, अभी जो केसेस आ रहे हैं वो नीलामी के नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो ये आ रहे हैं कि प्रशासन और किसानों के बीच में जो प्रशासन और जो भूमाफियाओं का जो नेक्सस क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से पता ही नहीं चल रहा किसान को कि कब उनकी जमीन कुर्क हो रही है। ये किसान के शोषण से तो पक्का बचाएगा ये, कम से कम ये कानून। अब राज्यपाल का ये कहना, चूंकि आज हम उस प्रतिनिधि मंडल में ही थे, तो राज्यपाल का ये कहना कि ये कानून हमारे पास जो है कोई विचाराधीन नहीं है। हमने क्लियरली उस ज्ञापन के अंदर लिखा था कि सिविल प्रोसीजर एक्ट की धारा 60(1)(b) के इसमें चेंजेस हुए हैं।
कानून के नाम से क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए कि किसान को कानून के नाम की पूरी जानकारी नहीं हो या राज्य सरकार ने देने में गलत की हो, लेकिन कानून तो पेंडिंग है ना, और उससे किसान की तो सुरक्षा होगी ना। ये दो चीज तो पक्का है कि कानून पेंडिंग है और उससे किसान की सुरक्षा होने वाली है। तो फिर दूसरी सारी सियासत का मतलब क्या हो जाता है? ये तो एक तरह से शब्दों का खेलने वाली बात हो गई, जो एक तरह से हमारे यहाँ मूल मुद्दे पर जो जिसको टारगेट है वो तो बात होती नहीं है, और शब्दों का खेल जो कि जनरली प्रशासनिक अधिकारियों की, ये मैं कहूंगा कि इस तरह की चीजें रहती है कि वो शब्दों के खेल के नहीं, ये कानून के नाम से नहीं है, इस नाम से है, इससे क्या फर्क पड़ जाता है? ऑब्जेक्ट तो वही है ना। तो निश्चित तौर पर आपने सवाल पूछा कि क्या किसानों की सुरक्षा होगी, तो मेरा जवाब है हाँ, सुरक्षा होगी, लेकिन परमानेंट सुरक्षा होगी तो कानून की आप बता रहे हैं सर, रोड़ा कानून की, जिसपे मैं आपके पास में आता, मैं अभी आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने अभी कुर्के स्थगित करवाई है, जिस पर रामपाल जी ने अभी क्लियर किया, लेकिन क्या बैंक्स इस आदेश को वैधानिक रूप से बाध्य नहीं है कि माने, लेकिन सिस्टम सरकार का होता है, इस वजह से कुर्के एक बार के लिए रोक दी गई है। लेकिन क्या बैंकों का मीटर, जिसे हम कहें आम भाषा में जो समझ में आता है कर्ज का, क्या वो थम जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं थमेगा, कभी नहीं थमेगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इससे ये मीटर और तेज बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे आपने कह दिया कि आपकी नीलामी नहीं होगी, ठीक है, तो ये आज तक वैसे किसी की नीलामी नहीं हुई थी, लेकिन ये चक्र और बढ़ेगा। चक्र कब रुकेगा? जब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत जो कि कॉर्पोरेट को दिया जाता है, आरबीआई हर बड़े कॉर्पोरेट जो डिफॉल्टर होता है उसको देती है, 90% तक उसका राइट ऑफ किया जाता है, कट किया जाता है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम किसान को क्यों नहीं? मेरे समझ में नहीं आ रही कि आप एक कॉर्पोरेट जो अपने आप इतना सक्षम होता है, पूरे प्रदेश के किसान को एक पार्टी मान करके एक रूल बना दिया जाए कि इतने पुराने जो डिफॉल्टर है उनका वन टाइम सेटलमेंट स्कीम्स के तहत 90% जो है उनको कम करके, और बाकी के 10% राज्य सरकार देते हैं। आप नॉन पॉलिटिकल हमारे साथ में एक जुड़े हुए हैं, ये बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पे हमला कर रही इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन क्या लगता है आपको कि पोल केंद्र के पाले में है या दोनों सरकारों को इस पर चर्चा करके रास्ता निकालना चाहिए? मुझे लगता है दोनों ही सरकारों के बीच में संवादहीनता नहीं है, बल्कि दोनों संवादहीनता तो ये कहते हैं कि एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे, बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझा पा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें क्रेडिट का सवाल हो जाता है। अगर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत अगर लोन माफ हो जाते हैं, तो जो एक ऋण माफी की जो अभी तक बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि आप ऋण माफ क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो मुद्दा उनके हाथ से चला जाता है, उसको वो कभी हाथ से नहीं जाने देंगे। इधर कांग्रेस जो है वो प्रॉपर रूप से, अभी भी मैं ये कहूंगा कि ये आज साफ कहना है आपका, सीबी यादव जी, साफ कहना है कि किसानों से ज्यादा हमदर्दी मुद्दे को बनाए रखने में है। अभी बिल्कुल मुद्दे को बनाए रखने में है, जिससे कि मुद्दा जीवित रहे। मैं वापस आ रहा हूं सर आपके पास में, माधवराम जी के पास में जाना चाहूंगा। माधवराम जी, बीजेपी की हमदर्दी मुद्दे में ज्यादा है, किसानों के प्रति कम है? देखिए योगेंद्र जी, ये आपको कहीं ना कहीं उस चीज में पीछे जाना पड़ेगा जब ये कहां से विषय आया, और आज आपने सब जब डिबेट शुरू की तो सबसे पहले आपने यही बताया कि ऋण माफी की बात, जब सरकार, कोई भी सरकार होती है तो वो अपना घोषणा पत्र बनाती है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र बनाया, और माधवराम जी आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, आपका फॉरवर्ड कट रहा है, थोड़ा सा पीछे। बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यू करिए। अब आप, जब कांग्रेस ने 2018 में अपना 26 नवंबर को घोषणा पत्र जारी किया, तो उसमें पहले लाइन ये थी कि किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी होगी और 2 लाख रुपए तक सभी बैंकों की कर्जा माफी होगी। उसके बाद में आपने देखा कि एक सरकार बनने के बाद में डीबी गुप्ता ने 19 दिसंबर 2012 को सरकार बनते ही एक पत्र जारी किया। उस पत्र में यह लिखा और उसमें कहा कि सभी सहकारी बैंकें और राष्ट्रीयकृत बैंकों का संपूर्ण कर्जा माफी 2 लाख रुपए तक की जाती है। अगर आपको लैंग्वेज पढ़ाने की जरूरत है तो मैं हूबहू उसको पढ़ भी सकता हूँ, परंतु आपकी जानकारी में होगा, मेरे समय यहाँ पे कम है। परंतु उस पत्र से और उस सरकारी पत्र से इतना भ्रम प्रदेश में फैल गया, आज भी किसान उस पत्र को लेके और घूम रहे हैं, और हम भी जाते हैं तो हमें भी पूछते हैं कि अशोक जी ने हमारा कर्जा माफ कर दिया। उस कर्जा माफ करने के लेटर के तहत
लोगों ने अपनी केसीसी और जो दूर से ट्रैक्टर के ऋण थे, चाहे कृषि के कोई भी ऋण थे, उनकी किस्तें, ये उन्होंने भरोसा जताया और भरोसा जता के और ये सोच लिया कि हमारी 2 लाख रुपए तक की कर्जा माफी हो गई। तो इस भ्रम के कारण सारे किसान आज डिफॉल्टर हो गए और जगह जगह पे जो ये कुर्की आ रही है, अब कुर्की के समय ये कह रहे हैं कि साहब हम इसमें संशोधन कर रहे हैं और किसान का कर्जा के कारण जमीन नीलाम नहीं होगी। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि क्या जमीन नीलाम नहीं होगी। तो अभी यादव साहब ने कई बातें अच्छी बताई कि वहीं स्टैंड रह जाता है कि उनका ऋण तो माफ नहीं हो रहा, ऋण तो उनके ऊपर और ड्यू ही बढ़ता जाएगा। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? बार बार गवर्नमेंट ये कह रहे हैं हम एनपीए अकाउंट से केंद्र से बात कर रहे हैं। तो आप जब अशोक जी सरकार बनाई और राहुल जी ने हर जगह घूम घूम के ये कहा कि मोदी जी को हम बताएंगे कि कर्जा माफी कैसे होती है राजस्थान की, वो वीडियो आज भी लोगों के बीच में चल रहा है, 1 से 10 की गिनती गिन के, और इन्होंने ये कह दिया कि कर्जा माफ हो गया। ये जादू जो चलाने की कोशिश की वो आज भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और अगर सरकार की मंशा साफ हो योगेंद्र जी ऑर्डिनेंस की, तो ये आज राज्यपाल को जाने की जरूरत नहीं है, कल ही कैबिनेट बुला लेनी चाहिए, कैबिनेट बुला के और तुरंत वो ऑर्डिनेंस लावे। अगर सरकार की मंशा हो तो 6 महीने तक वो ऑर्डिनेंस एग्जीक्यूट करेगा, जब तक राज्यपाल के पास में अगर विचाराधीन है। जबकि आज यादव साहब ने कहा है, मैंने ये भी कोई न्यूज देखी, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे कोई पेंडिंग नहीं है। पेंडिंग नहीं है तो सरकार का ये आज राज्य, लेकिन माधोराम जी सरकार की ओर से भी, माधोराम जी सरकार की ओर से जारी किया गया है कि 2 नवंबर 2020 को जब ये जारी अनुमोदन के लिए भेजा गया था, उसके बाद से वहीं पर पेंडिंग है भी, और 13 महीने से ज्यादा का वक्त निकल चुका है। डेट के साथ में बताया गया है कि 24 नवंबर को राजभवन को ये बिल भेजा गया था। अगर राज्यपाल को कुछ लगता है कि इसमें अनुमोदन करने से पहले कहीं गुंजाइश है कि उसमें संशोधन करना चाहिए, तो फाइल को लौटाना चाहिए कायदे से, या फिर बिल को लौटाना चाहिए। लिए बैठे हैं और साफ साफ कांग्रेस के अध्यक्ष पीसीसी चीफ जो हैं मिस्टर डोटासरा, उन्होंने कहा है कि ऊपर के दबाव में राज्यपाल उस बिल को साइन नहीं कर रहे हैं, ये साफ कहा गया है। सर 1 मिनट के लिए अपन सोच लें, पेंडिंग हो सकता है, परंतु अगर सरकार की मंशा साफ है, यहाँ मेरे दोस्त भी साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपकी अगर मंशा साफ है तो आप तो कैबिनेट बुला के ऑर्डिनेंस लाइए ना। आप जब तक ऑर्डिनेंस और मामलों में भी तो अपन लाते हैं, तो इसमें क्या किसानों की सियासत कौन कर रहा है, इससे तो ये पता चलता है। योगेंद्र जी इसको, भावना को और इनकी मंशा को समझने की कोशिश कीजिए। ये राज्यपाल को बिना बेवजह बीच में घसीटना चाह रहे हैं, जबकि राज्यपाल के यहाँ पे अगर कोई पेंडिंग होता तो ये आज ही ऑर्डिनेंस लिया थे, परंतु इन्होंने ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो उन विधेयकों के साथ में भेजा था जो कृषि विधेयक थे, तो आपने इतने दिन तक उसके लिए आपने बात क्यों नहीं की? इतने दिनों तक कम से कम उस ऑर्डिनेंस, चलिए मैं जवाब बीच में आपकी विधानसभा भी चली। जवाब दिलवा रहा हूं आपको। मैं, हमारे साथ में आरसी चौधरी जी हैं, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आरसी चौधरी जी, अभी आपने सुना, वक्ता आपसे पहले बोल चुके हैं। माधोराम जी का साफ कहना है, राजभवन का हवाला देना है। राजभवन के बयान जारी करने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी बयान जारी किया जा चुका है, जिसमें कहा है कि बिल राजभवन ही है अभी। चलिए ये तो बात हुई है। बीजेपी का साफ कहना है कि हम मंडल स्तर तक लेके जाएंगे और किसानों को जागरूक करेंगे कि आपके साथ में धोखा किया है कांग्रेस ने, अब उससे जवाब मांगे। कांग्रेस ये कहती है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से यहाँ के सांसद जाकर के मोदी जी पे दबाव बनाएं, सरकार 1 टाइम सेटलमेंट करने को तैयार है। कुछ ऐसी पेचीदगी आई है जो दर्शक जानना चाहते हैं कि चल क्या रहा है। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये किसान का मुद्दा है, ये उस अन्नदाता का मुद्दा है जिसके पैदा किए हुए अन्न से हम हमारा निवाला लेके पेट भरते हैं और अपनी जिंदगी का जीवन यापन करते हैं। इस मुद्दे पे ना मैं राजनीतिक जवाब देना चाहता और ना ही कोई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के तौर पे, लेकिन निश्चित रूप से मैं एक पार्टी की नुमाइंदगी करता हूं, तो मैं सीधे सीधे शब्दों में ये कहना चाहता हूं, जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, सरकार बनते ही 10 दिन गिनने की जरूरत नहीं हुई। 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी ने लघु और सीमांत किसानों का अल्पकालीन जो फसली ऋण था उसको पूर्ण रूप से माफ किया। उसके बाद में उन्होंने जो सहकारिता के अधीन 2 लाख रुपए तक का जो ऋण था उसको माफ किया।
हम भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहते हैं, जो किसानों के लिए, किसान के 750 किसानों की निर्मम हत्या के जो दोषी लोग हैं, जो हत्यारे लोग हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार अपने 10 पूंजीपति मित्रों का 6 लाख करोड़ रुपए एनपीए जो होता है उसको वेव ऑफ कर देती है। राजस्थान की सरकार आज भी वचनबद्ध है, आरबीआई के अधीन जो व्यवसायिक बैंक आते हैं उन व्यवसायिक बैंक का जो एनपीए के अंदर सेटलमेंट करते हैं, राजस्थान की सरकार आज उसका संपूर्ण भुगतान करने के लिए तैयार है, लेकिन वो सेटलमेंट करने के लिए क्यों नहीं तो करवा दो ना, तैयार है तो फिर कौन नहीं मना कर रहा है? योगेंद्र बात पूरी कर देता हूँ। आरबीआई का लाभांश केंद्र की सरकार ले लेती है और पूरे जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो केंद्र की सरकार के अधीन है। हम ये पूछना चाह रहे हैं, इस देश के अंदर दोहरा भेदभाव कैसे? पूंजीपति मित्रों का 6 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया जाता है, और राजस्थान के जब किसान की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद मौन हो जाते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, दोहरा चरित्र कैसा? मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जो केंद्रीय मंत्री है, पंजाब के प्रधानमंत्री है, पंजाब आप तो ऑर्डिनेंस कब ला रहे हैं रामचंद्र जी, ये बताओ। ऑर्डिनेंस आ रहा हूँ, माधोराम जी आ रहा हूँ, माधोराम आपके पास लौटूंगा माधोराम जी आ रहा हूँ। अभी आरसी चौधरी जी अपनी पूरी बात कह लें, मैं लौटूंगा। किसानों के सामने नहीं जा सकते। जेठ श्रेणी की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को चाहिए ताकि किसानों के बीच में जा सके। माधोराम जी अपने ऑफिस में बैठ सकते हैं, लेकिन किसान के बीच में जाके जब चर्चा करेंगे तो इन्हें किसान बता देंगे कि किसानों के हत्यारे कभी किसानों के रक्षक नहीं हो सकते। और फिर मैं इनको कह रहा हूं कि राजभवन के आप रखवाले नहीं हो सकते। राजभवन संवैधानिक है। जिस विधानसभा से 2 नवंबर 2020 को टीपीसी की धारा 7 में 1B के अंदर जो किसान को अपराधी बनाती है, जो धारा ये बताती है कि किसान जो कर्जा नहीं दे पाया अपना, बैंक की नजरों में अपराधी बनाती है, उसको संशोधन के लिए आपने भेजा। 2 नवंबर 2020 से आज तक भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक जाके राज्यपाल महोदय से मिले कि इसको आपने क्यों लटका रखा है? राजस्थान की विधानसभा ने भेजा कि किसान का अनाज एमएसपी से नीचे नहीं खरीदा जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं कहते? अभी तो लोन पे बात कर लो रामचंद्र जी। राज्यपाल महोदय को इस बिल को पास कीजिए, लेकिन इन्हें सिर्फ किसान से इन्हें कोई सिंपैथी नहीं है। मेरा एक सवाल आरसी चौधरी जी एक सवाल है मेरा। आरसी चौधरी जी एक सवाल है मेरा। 2 बातें कही आपने। एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान के सांसद केंद्र में जाकर के प्रधानमंत्री से बात करें, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि किसानों के बीच बीजेपी के लोगों के जाने की हिम्मत नहीं है, वो 700 किसानों के हत्यारे हैं। तो एक तरफ आप ये भी आरोप लगा रहे हैं, फिर दूसरी तरफ इन लोगों को वहां क्यों भेज रहे हो? प्रधानमंत्री से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद गए वो राजस्थान की नुमाइंदगी करते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन क्या राजस्थान के किसानों के प्रति उनकी जवाबदेही नहीं है? क्या वो केंद्र के प्रधानमंत्री को जाके राजस्थान के किसानों के हित के लिए इस बात का जिक्र नहीं कर सकते? उन्हें अपने सांसद की कुर्सी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के कोई सांसद देश के प्रधानमंत्री के सामने राज्य का और किसान वर्ग की नुमाइंदगी करने का साहस नहीं रखता है। अगर वो साहस रखते तो निश्चित रूप से कहते कि आपने पूंजीपति मित्रों का लोन वेवर किया है तो किसान का कर्ज भी माफ कीजिए। योगेंद्र जी चलिए मैं जवाब दिलवा रहा हूँ आपको, एक बार जवाब मैं जवाब दिलवा रहा हूँ। जवाब माधोराम जी आपने सुना, 2 बातें निकल करके आती हैं। हर बार कांग्रेस की ओर से, सरकार की ओर से कहा जाता है कि किसान किसी राजनीतिक दल से बंधा हुआ नहीं है, किसान को उसका हक चाहिए। जब उद्योगपतियों की कर्ज माफी हो सकती है, उनके एनपीए के डूबत खाते जिसे कहते हैं उसे हम डाल सकते हैं उन पैसों को, तो किसान के लिए क्यों नहीं? किसान का तो उससे भी कम है। एक बात तो ये कही जाती है। दूसरा कि राजस्थान की जनता ने भाजपा पे भरोसा किया है, यहां से गठबंधन सहित 25 सांसद जिता करके भेजे, 24 बीजेपी के हैं। ये जाकर के क्यों नहीं कह सकते कि 1 टाइम सेटलमेंट करने के लिए सरकार तैयार है, तो अपने राष्ट्रीयकृत बैंकों को आप बाध्य करिए कि वो तैयारी करें और सेटलमेंट करें। योगेंद्र जी, आपके क्वेश्चनों से पहले मैं 1 मिनट के लिए थोड़े मेरे भाई जिन्होंने अपनी बात रखी उनके बारे में कुछ जवाब देना चाहूंगा। इनसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आपने जो ऋण माफ किए हैं, शायद आपको तारीख याद है या नहीं, मैं तारीख आपको याद दिला देता हूँ। आपने जो 30/11/2018 तक, अभी मेरे बड़े भाई बड़े जोर से कह रहे थे हमने ऋण माफ किए, 30/11/2018 तक
इनके लेटर में है कि इन्होंने ऋण माफ किए। हम ये कहते हैं कि जब बीजेपी की सरकार ने 30/11/2018 तक ऋण माफ ऑलरेडी 50,000 रुपए तक कर दिए, तो आपने किसके ऋण माफ किए? आप ये बताओ कि कौन सी डेट को आपने क्या एक रात में ही ऋण दे दिए थे? आप कह रहे हो कि हम 16,000 करोड़ रुपए के ऋण, 14,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए। आज राजस्थान में आपके ही मंत्री द्वारा ये कहा गया है कि राजस्थान के किसानों के ऊपर 1,20,979 करोड़ रुपए बकाया है। तो आपने मात्र उनके मुंह में जीरा जितना डाल के और किसानों को भ्रमित करना चाह रहे हैं। तो आपने 2 लाख का क्यों टारगेट लिया? और आपको आपके जो देश के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब राहुल गांधी जी रखते हैं, वो राजस्थान में ये घूम घूम के कह गए कि मैं 1 से 10 तक की गिनती गिनूंगा जब तक लोन माफ हो जाएंगे। आज बीजेपी को क्यों आप कह रहे हैं कि मोदी जी से जाके बात करें? आप कांग्रेस क्यों नहीं कर रही? हमें तो ये चाहिए कि कांग्रेस की इस पे मंशा क्या है? आपने कौन से किसान के ऋण माफ कर दिए? आपने किसान को घर का न घाट का कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा। अपने एक किसी राजा के लिए किसी ने कहा है कि उसने कहा है कि ये कहा है कि ऐसे माधोराम जी, मेरी एक लाइन पूरी कर दूं। सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, और अगर सत की बांधी लक्ष्मी है तो फिर मिलेगी आए। अगर आप सत पे रहना चाहते हो, और अगर राहुल गांधी जी और अगर अशोक जी आपकी बात पे अटीक है, तो राजस्थान में किसानों के ऋण माफ होने चाहिए। माधोराम जी, मेरा एक सवाल होगा। आप ये तो क्लियर कर रहे हैं कि राजस्थान से चुने हुए सांसद मोदी जी पे जाके किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मोदी जी किसानों के लिए 6,000 रुपए जो किसानों के खाते में डाल के डाले हैं, वो क्या किससे चुका दो? किसानों के लिए जो कार्य कर रहे हैं इनसे पूछ। पर मेरा जो सवाल है, मैं देखिए मैं सवाल में आना चाह रहा हूँ। माधोराम जी, किसान सहयोग निधि 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं 3 किस्तों में। हम नहीं कहें तो भी किसान जानते हैं, बहुत बार इसकी चर्चा हो चुकी है, लोग समझदार हैं, सबको मालूम। मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि चलिए अशोक गहलोत जी और राहुल गांधी किसानों को मदद नहीं करना चाह रहे हैं आपके हिसाब से, लेकिन कांग्रेस जो आरोप लगा रही है सर, जो कांग्रेस आरोप, आप अपने सांसदों को कहेंगे क्या कि 1 टाइम सेटलमेंट राजस्थान सरकार कराने के लिए कह रही है, तो आप हमारा भी आप इसमें 2 कदम आगे बढ़े, ये कुछ है क्या विचार? में तो वो जानना चाह रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं कि जब इन्होंने ऋण माफी की बात कही है, तो क्या दायित्व किसका बनता है? योगेंद्र जी, इस बात पे मुद्दे पे बात कीजिए। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि दायित्व इनका है। कहलवा दीजिए कि हम ऋण माफ नहीं करेंगे, आप कहलवा दीजिए इनसे। क्या सरकार की मंशा क्या है इस पे? नहीं होता। अशोक गहलोत और कांग्रेस बात कर रहे हैं। आरसी चौधरी जी अभी आपसे कह देते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में 1 टाइम सेटलमेंट करना राज्य सरकार चाहती है। राष्ट्रीयकृत बैंक राज्य सरकार के अधीन नहीं है, इस वजह से केंद्र सरकार इसमें आगे बढ़े। हालांकि जो मुझे लगता है, और हमारे साथ 2 वक्ता हो रहे हैं, ये चाहे अगर राज्य सरकार के पास में पूंजी है तो 1 टाइम सेटलमेंट में वो पूरे पैसे दे करके भी कर सकती है। ये सरकार के ऊपर है कि वो कितना पैसा उनके पास में। एक तो बात हुई, लेकिन मैं दूसरी बात आपसे जानना चाहूंगा। माधोराम जी, आप लोग भी ब्लॉक स्तर तक जा रहे हैं सर, आप लोग ब्लॉक स्तर तक जा रहे हैं। माधोराम जी, आप लोग ब्लॉक स्तर तक जा रहे हैं, तो आम आदमी, हमारे साथ जो किसानों से जुड़े 2 लोग बैठे हुए हैं, वो भी आपसे जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में बीजेपी के सांसद भी इसमें आगे बढ़ेंगे? चले कांग्रेस को आपने फेल कर दिया, आप अपनी ओर से पहल करेंगे क्या? आप अपनी ओर से पहल करेंगे क्या? और किसानों को खड़ा करेंगे कि अशोक जी और जो राहुल जी ने जिस मुद्दे के साथ में सरकार बनाई थी, वो सरकार वही बात घूम के आ रही है। आप तो मुझे ये बताएं कि आप पहल करेंगे क्या? मैं आरसी चौधरी से कहलवा देता हूं आपको। छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए। अगर सूरमा है, इन्होंने वास्तव में वादा किया है, तो इनको माफ करना चाहिए आज की तारीख में। सर वो तो मैं तो इनसे नहीं हो रहा माफ, एनपीए की नहीं हो रहा माफ, और इनसे माफ नहीं हो रहा। आप तो अपने बताइए, आप ब्लॉक स्तर तक जा रहे हैं, आप लोग सांसदों को भी कहेंगे क्या कि एक बात के लिए, मान लीजिए किसान किसी के भी नहीं है, किसान हमारे सबके हैं, आप लोग चले जाइए। योगेंद्र जी, आप सरकार कांग्रेस की है, यहाँ पे करना कांग्रेस को है, सब कुछ निर्णय कांग्रेस के है, यहाँ राज कांग्रेस का है नहीं क्या? चलिए, ये कितनी गलत बात है। आरसी चौधरी जी, लोटूंगा। योगेंद्र जी मैं जवाब देना चाहता हूँ इनका। नहीं, यहाँ पे जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। आरसी चौधरी जी, आपका जवाब सुनूंगा। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं राजस्थान में किसानों के मुद्दे को लेकर के हमेशा सियासी पारा चढ़ा रहा है, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम किसान कर्ज माफी की। चलिए मैं सीबी यादव जी के पास में जाना चाहूंगा। मैं आरसी चौधरी जी आपका जवाब लूंगा। आप चलिए आपका जवाब दीजिए। मैं जी आरसी चौधरी जी। सर मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार सच की बात करते हैं और सच के सत्य की ताकत बात करते हैं। ये हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जानता है कि सच में ताकत होती है। अगर मोदी जी के तमाम जो वादे जो किए थे उन्हें इन्हीं के नेताओं ने जुमले कह दिया। 15 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार, किसान। आप तो ऋण माफी की बात करो ना, इसी मुद्दे पे रामचंद्र जी फिर मैं बीच में बोलूंगा। अगर आप ऋण माफी की बात, माधोराम जी आ रहा हूँ। माधोराम जी एक बार बोलने दीजिए। माधोराम जी बोलने दीजिए। योगेंद्र जी ऋण माफी की बात पे विषय पे उसी पे आवे। आप बीजेपी के नेता है, आप सुनने का साहस रखिए। किसान के बेटे हैं। नहीं पर मैं आज ऋण माफी का विषय है तो आप ऋण माफी पे बिल्कुल मैं गुजारिश करूंगा सभी ऋण माफी पे लौटे। ये केंद्र की सरकार है, वो झूठ और लूट की सरकार है। ये झूठ और लूट की सरकार। ये 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि की तो बात करेंगे, लेकिन डीजल पे जो 3 रुपए 56 पैसे टैक्स था, 33 फिर डीजल के विषय पे आ गए। डीजल का विषय आरसी चौधरी जी मैं लौट रहा हूँ। आरसी चौधरी जी वापस आ रहा हूँ। आरसी चौधरी जी मैं वापस लौटूंगा। सीबी यादव जी के पास जाना चाहूंगा। सीबी यादव जी, मैंने हमारे राजनीतिक प्रवक्ताओं को इस वजह से लिया ताकि थोड़ी पिक्चर क्लियर हो। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप और रामपाल जी काफी लंबे समय से आप लोग इस बात को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, किसानों की हर चीज को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। देखिए, बहस से ज्यादा जरूरी होता है कि किसी को राहत देना। बहस में आप अपनी बातें कह सकते हैं, कुछ 19 कुछ 20, लेकिन बहस से सॉल्यूशन नहीं निकलता है। सॉल्यूशन तब निकलेगा कि वो मुद्दा सॉर्ट आउट हो। कैसे हो सकता है? आपने बीजेपी को सुना, कांग्रेस को भी सुना। योगेंद्र जी, कैसे हो सकता है जब राजनीतिक पार्टियों का दृष्टिकोण ऐसा हो कि वो सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही करे। हमारी पूरी लगभग पिछले 20 मिनट की जो बहस रही दो प्रवक्ताओं के बीच में, क्या उसमें कोई समाधान का कोई रास्ता था? कहीं एक जगह भी कोई समाधान का रास्ता था क्या? बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि नहीं, ये ऋण माफ नहीं कर रहे हैं तो इन्होंने पहले किया या आगे ये करेंगे, इनके पास कोई वैकल्पिक मॉडल दे रहे हैं ये। दूसरा, अगर घोषणाओं की बात करें तो 2014 के मैं शब्द से बता देता हूँ, पेज नंबर शायद 38 है, ज्यादा बेहतर रामपाल जी भी बताएंगे। पेज नंबर 38 में बीजेपी का जो पिछली बार का जो 2014 का जो घोषणा पत्र था, उसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात कही थी। अक्सर से हर सभा में कहते थे, क्या किया? इसका मतलब केवल जो चुनावी जो वादे हैं उनको लेकर के अगर हम डिबेट करते रहेंगे और हमेशा किसानों को या नागरिकों को गुमराह करते रहेंगे तो ये लोकतंत्र में शोभा देता है? ये तो बहुत शर्मनाक स्थिति है ना। बात यह है कि क्या 25 सांसद दिए हैं? अगर राजस्थान सरकार ने कांग्रेस की सरकार बनाई है तो 25 सांसद भी दिए हैं। ये किस बात के लिए? ये जनादेश नहीं है क्या? उन्हें बात नहीं करनी चाहिए वहां पे कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो वो लागू हो? क्या उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, या केवल इसलिए कि नहीं यहाँ कांग्रेस उड़जी रहे क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था? अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्योंकि लोकतंत्र में हम अंतिम तौर पर यही सोचते हैं कि मतदाता ठीक कर देगा पार्टियों को, क्योंकि वो अगर झूठे वादे करेगी, गलत वादे करेगी, लेकिन विकल्प कहाँ है फिर? सारी पार्टियां, अगर मान लीजिए मैं कांग्रेस की भी बात करूं, तो जब उन्होंने जो ये कमिटमेंट किया तो उसमें ये क्लेरिफाई हुआ कि इतने लोन माफ करेंगे, इतना ये था। निश्चित तौर पर ये क्लेरिफिकेशन होना चाहिए घोषणा पत्र के भीतर, ताकि बीजेपी को इस तरह से जो है मौका नहीं मिलता। और बीजेपी जो पीछे घोषणा पत्र में किया है, तो जब वो आरोप लगा रही है तो क्या उनमें इतना नैतिक साहस है कि वो ये कह सके कि हमने जो घोषणाएं की है किसानों के लिए उन्हें पूरा किया? अभी हाल फिलहाल की घोषणा देख लीजिए, किसानों के जो अभी हाल फिलहाल की घोषणा, पीछे मत जाइए, हाल फिलहाल की घोषणा देख लीजिए, एमएसपी के गारंटी कानून। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाए? आपके पास वैकल्पिक मॉडल नहीं है। ये नहीं हो रही है, आपसे लॉजिकली बात हो रही है। आप किसी को ज्ञान देने के लिए भी ये है कि आप थोड़े से बाइस्ड होके मत बोले, आप थोड़ी सी बात करें। ऐसा क्यों लग रहा है माधवराम जी? इन्होंने कांग्रेस को क्लियरिफाई करना चाहिए था जब अनाउंसमेंट कर रही थी, तो आपको भी सुनना। इन्होंने कहा कि पीछे हमने दोनों को नहीं, इन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है कि अगर घोषणा करनी थी तो क्लियरिफाई करना चाहिए था कि हम केवल कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक्स का ही कर सकते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ योगेंद्र जी, जब सरकार के पास क्षमता ही नहीं हो तो ऐसे वादे क्यों? और अगर वादे करें
तो जनता सबक नहीं सिखाएगी, क्योंकि जनता के पास विकल्पहीनता की स्थिति में हमें इस ओर आना पड़ेगा कि घोषणा पत्रों को कानूनी दस्तावेज के रूप में मान्यता देनी पड़ेगी और हमें आगे इस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए सिविल सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़ी अपेक्षा रख सकते हैं संदर्भ में। तो ये मतलब हमारे पास समाधान कहीं भी क्या ये प्रवक्ता के तौर पर क्या जनता इन्हें देखती नहीं है कि समाधान के रास्ते पे बिल्कुल बात नहीं की जाती है, केवल आरोप प्रत्यारोप की बात की जाती है। मेरा सिंपल सवाल है, ये जो बिल अटकाया गया गवर्नर के द्वारा, ये सही है? अगर बीजेपी ये मानती है कि ये गलत है, तो क्या बीजेपी का धर्म नहीं बनता है कि उसे बात करनी चाहिए? और कांग्रेस मानती है कि उन्होंने अटकाया है, तो आज ही कांग्रेस फिर इस बात को क्यों याद करी है जब ये मामला आ गया है? ये तो नवंबर 2020 का मामला है, इतने दिन तक कांग्रेस ने इस मामले को क्यों नहीं उठाया? तो जब ये दुर्घटना हुई, जब किसान संगठन आगे आए, तब भी ये बात क्यों याद आई है कि साहब 1 साल से इस बिल को अटका रखा है? ये जिम्मेदारी तो कांग्रेस की बनती थी ना कि वो जनता के पास इस मुद्दे को लेके जाए कि साहब हमने बिल पास किया और उन्होंने गवर्नर साहब इसको अनुमति नहीं दे रही है। ये किसान संगठनों का धर्म थोड़ी बनता है कि आज हम वहां घेराव करें और राज्यपाल से कहें कि मंजूरी दीजिए। मुझे लगता है ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उस पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है, उनका बिल अटकाए रखा है। तो मैं दोनों तरफ राज्यपाल एक मिनट के लिए मैं बता दूं, राज्यपाल संवैधानिक पद होता है, कोई राजनीतिक पार्टियों का पद नहीं होता। ये मैं पॉलिटिकल साइंस मैं राज्यपाल, भारत के राज्यपाल को राजनीतिक पद मत बनाइए राज्यपाल को भी। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई राज्यपाल की जगह बीजेपी का कोई बैठा है। जी मैं इस पे बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। नहीं, ये आरोप भी लगाया, ये माधवराम जी आरोप भी लगाया कि ऊपर के दबाव में राज्यपाल नहीं कर रहे हैं। चले, मैं सीबी यादव साहब वापस लौटूंगा, मैं रामपाल जी के पास एक कमेंट और दे देता हूं। राज्यपाल की दोहरी भूमिका है और राज्यपाल सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कोई गलत बात नहीं है कि सेंटर के निर्देश के बिना राज्यपाल उसके अकॉर्डिंग नहीं करता है। हम उसको मानते हैं कि सेंट्रल के प्रतिनिधि होते हैं, पर बीजेपी के प्रतिनिधि नहीं है वो। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं बीजेपी के। माधवराम जी ये नहीं कह रहे, आपका ऐसा एहसास क्यों हो रहा है कि बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में कब था? इन्होंने कहा नहीं ना, ये आपको क्यों एहसास हो रहा है? नहीं, रामपाल जी के पास जाना चाहूंगा। रामपाल जी तमाम चीजें देख चुके हैं, एक नई बात और निकल करके आ गई है, यानी कि सोमवार 24 जनवरी को कि बिल भेजा गया नवंबर 2020 में। राज्यपाल की ओर से कहा गया कि हमारे पास कोई पेंडिंग नहीं है, मुख्यमंत्री कार्यालय कह रहा है कि नवंबर में हम भेज चुके हैं। एक बड़ी बात और निकल करके आई, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां क्या सब कुछ चल रहा है। लेकिन बात यहां किसान कर्ज माफी की, वन टाइम सेटलमेंट को लेकर के भी एक नई बात आ रही है कि यह चर्चा थी कि किसानों का कर्ज माफ एसबीआई ने कर दिया, लेकिन नहीं हुआ। क्या लग रहा है आपको कि इसमें कहीं नया पेच फंसा हुआ है अभी? योगेंद्र जी, ऐसी चर्चाओं में लोगों को तथ्य बताने चाहिए। मैं तथ्य बताता हूं, आरोप प्रत्यारोप तो आपस में जिनको करना वो करते रहेंगे, लेकिन मैं तथ्य बताता हूं। पहला तथ्य, सरकार ने आने के बाद जो 14,500 करोड़ रुपए ये माफ किए, उसमें 6,000 रुपए जो पिछली सरकार ने माफ किए थे उनको भी चुका 6,000 करोड़ रुपए। हाँ, 6,000 करोड़ रुपए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो घोषणा थी हाईकमान कांग्रेस की, उसको अडॉप्ट कर लिया कांग्रेस के घोषणा पत्र में। वहीं से ये शुरुआत हो गई कि उसी पे बहस हो। तो उसके लिए तो एक तरीका है, यदि उन्होंने घोषणा की तो मैंने लगातार बोला है और आपने तो अनेक बार चलाया है उसको कि वायदों के खिलाफी के लिए क्या करें। तो उसके लिए 420 भारतीय दंड संहिता, इसमें केस दर्ज होना चाहिए। तो जिन्होंने छल किया वो भुगतेंगे। दूसरा, जो पार्टी ऐसा घोषणा पत्र जारी करती है उसका पालना नहीं करती, ऐसी पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए, जिससे एक अंकुश हो। तीसरा, मतदाता को चाहिए कि ऐसे कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी यदि वायदा करके शासन में आ जाए तो दोबारा उसको वोट नहीं दे। ये भी एक लोकतंत्र में अंकुश का तरीका है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिन्होंने किसानों को ऋण मुक्त बनाने की बात कही 2009 में, ऋण मुक्त किसान, और ऋण मुक्त किसान की दिशा में यदि किसी ने काम नहीं किया
उसको भी सबक सिखाना चाहिए। इसलिए अभी आरोप प्रत्यारोप अलग चीज है, और ये जो आपने एक प्रश्न किया वन टाइम सेटलमेंट, ये एसबीआई स्कीम दी थी, लगभग 1 वर्ष तक रही राज्य में। उस समय यदि राज्य सरकार चेतती, जितनी गंभीर अभी हुई है उतनी गंभीरता आती, तो 10% चुकाकर किसानों का 100% ऋण ये ब्लूबक खाते में चला जाता है, जैसे उद्योगपतियों की चर्चा होती है उनका जाता है। और इसके लिए ये कवायद की गई थी एसबीआई के लिए, वन टाइम सेटलमेंट वाला। हाँ, ये जो एसबीआई है ये आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार चलती है, बाकी बैंक भी उससे भिन्न नहीं जा सकती। इसलिए जब एक कोई फॉलो करेगा बाकी बैंकों को फॉलो करना पड़ेगा। और जहां तक जब बैंक इस ढंग की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती, तो हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि केंद्र करे। राजस्थान के 6 करोड़ लोगों ने अपना प्रतिनिधि बनाया मुख्यमंत्री जी को, वो भी 6 करोड़ का आधार में बोले ना। यदि बैंक ऐसा नहीं करती तो बैंकों के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं, बैंक राजस्थान में तो है। और फिर ये जो रोड़ा एक्ट है, जिसके संबंध में एक डिबेट शुरू हो गई कि राजभवन कह रहा है हमारे पास तो रोड़ा एक्ट में संशोधन आया ही नहीं। अब यदि किसी ने कोई गलती से त्रुटिवश बोल दिया, वो तो सीपीसी में संशोधन था और वो ऋण माफी के संबंध में नहीं है, वो तो कुर्की और नीलामी इसको रोकी जाए 5 एकड़ तक के किसानों को, उसके संबंध में था। इससे ज्यादा उसका कोई मतलब नहीं है। ऋण माफी से उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। इतना संबंध है कि किसानों की भूमि कुरक नहीं होगी, नीलाम नहीं होगी। और एक जो इसमें खास बात है, ये जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता जिसमें संशोधन लाया गया है वो 1908 का अधिनियम है। उसके पहले 1858 का अधिनियम था। इन अधिनियमों में ये स्पष्ट है कि जो भी किसी भी व्यक्ति की जीविका का आधार है उस अचल संपत्ति को कुर्क नहीं किया जाएगा। यही सीपीसी में है कि जब ये प्रावधान सीपीसी में था व्यवहार प्रक्रिया संहिता में, और उसके बाद में जो मैंने पहले भी बोला 74 से शुरू होकर 84 में जाकर जमीनें नीलाम होने शुरू हो गई। ये क्यों हुई? ये केंद्र सरकार ने कानून बनाया था 1984 में, उसके कारण से शुरू हुई। 1974 में कानून बनाया था राज्य सरकार ने। तो दोनों सरकारों ने मिलकर जो काम किया उसके कारण से भूमि कुरक और नीलामी शुरू हो गई। वरना व्यवहार प्रक्रिया संहिता की बात माने तो मैं तो कहता हूं यदि हमारे राजस्थान में ये अमेंडमेंट लाते कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता लागू रहेगी तो उससे हमारा काम चल जाए। और ये जो 5 एकड़ तक की बात है, इस ढंग के अध्यादेश, इस ढंग के विधेयक ये राजस्थान की विधानसभा ने 6 करोड़ जनता के आधार पर पारित किया है। ये जन भावनाओं से संबंधित मैटर है। यदि राजभवन ये कहे कि हमारे पास तो आया ही नहीं, ये हास्यास्पद बात होगी। राजभवन का अर्थ है वो संवैधानिक प्रतिनिधि है, और संवैधानिक प्रतिनिधि के नाते जनहित को आगे बढ़ाना, ये उन्होंने सौगंध ली हुई है, शपथ ली हुई है। इसलिए उसको आगे बढ़ाने की बजाय उसको रोकना ये किसी भी दृष्टि से संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए उसकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। इसलिए जन भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। 14 महीने हो गए, 14 महीने में राजभवन कोई उत्तर नहीं भेज सका। ये तरीका थोड़ी है। आप संवैधानिक पद पर किस लिए बैठे हो? किस लिए आपका इतना बड़ा राजभवन है? किस लिए सरकार आपको हमारे टैक्स का वेतन दे रही है? हमारा टैक्स है भाई, हर टैक्स पेयर का। तो जो टैक्स का आपको वेतन चुकाया जा रहा है किस काम के लिए? काम अटकाने के लिए या जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए? ये मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। और ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है जहां कोई सार्जेंट बिठा दिया। इसलिए लोकतंत्र में जो भी अपने पद पर बैठा है और संवैधानिक पद पर बैठा है उसका दायित्व ज्यादा बड़ा है। वो किसी भी दल से संबंध रहा होगा इसका कोई अर्थ नहीं। अर्थ इतना ही है कि जब वो संवैधानिक पद पर बैठा है तो उसको ज्यादा गंभीर होना चाहिए, और गंभीर होते हुए इस अध्यादेश को वापस लौटाना चाहे विधेयक को वापस लौटाए। इस विधेयक को यदि राष्ट्रपति को भेजना चाहे अनुमोदन के लिए वहां भेजे, लेकिन जनता को जानकारी तो दे। अभी तो जनता को जानकारी नहीं है। रामपाल जी वापस आऊंगा मैं। एक चीज बिल्कुल ये लेकर के अपने क्लियर की है, जो बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि रोड़ा कानून की वजह से तमाम कुर्कियां निरस्त कर दी जाएंगी। बिल्कुल नहीं है। 5 एकड़ तक का उसमें व्यवहार
संविधा जो है उसमें साफ जो लिखा हुआ है उसी का नियम बना करके भेजा गया था। मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपको तकलीफ दी आज हमने इस बात को लेकर के कि राजभवन कह रहा है, क्लियरिटी नहीं है कि एक्चुअल में कानून क्या था। विधानसभा में इस पे जिस तरह की चर्चा होनी चाहिए थी उतनी स्तर की चर्चा हो नहीं पाई। उस समय आपने बहुत अच्छे से देखा कि कितने लोग उस वक्त मौजूद थे, और अब स्थिति ये बनी हुई है कि ये कानून का खेल चल रहा है कि राजभवन कह रहा है कि मेरे पास में नहीं है, सरकार कह रही है कितनी तारीख को हमने पहले भेज दिया। लेकिन मुगालता और भ्रम अभी यह है कि अगर कानून पास हो जाएगा तो नीलामियां बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं है उसमें। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से राजभवन से जो प्रतिनिधि मंडल आज मिलने गया था, जो कि राजभवन के धरना देने के लिए, तो उनको उनके प्रिंसिपल सीबी यादव जी उसमें मौजूद थे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीबी यादव जी भी उसमें मौजूद थे। सुधीर कुमार जी ने इनको बताया कि हमारे राजभवन में तो इस प्रकार का कोई बिल नहीं है। अगर राज्यपाल का सेक्रेटरी अगर कहता है और उसके बाद सीएम के यहाँ से भी एक स्पष्टीकरण आता है कि हमने 2 नवंबर 2020 को सीपीसी की धारा 60(1)(b) भेजा है संशोधन का। आखिर देखिएगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं भेजता राजभवन को बिल भेजता है आपका विधानसभा में जब बिल पारित हो जाता है, सारी प्रक्रिया पूरी करके विधानसभा के माध्यम से बिल जाता है राजभवन को। तो क्या विधानसभा के माध्यम से बिल गया नहीं गया? देखिए विधानसभा में पारित होने के बाद भी बहुत सारी प्रक्रिया पूरी होकर के जाता है। अब ये विवाद का विषय इसलिए हो गया कि राजभवन कह रहा है कि हमारे यहाँ बिल नहीं है और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बिल है। आखिर बिल है या नहीं है? मुख्यमंत्री जी को जाकर के राजभवन तो दूर नहीं है, एक ही दीवार है, मिलना चाहिए, जाकर कहना चाहिए कि हम ये बिल ले रहे हैं, हमने बिल भेजा था। ऐसी स्थिति कि राजभवन पहुंचा ही नहीं, तो एक विवाद का विषय बन गया है। ये विवाद का विषय आज क्यों बना? कल देखेगा कि प्रसादी लाल मीणा मंत्री है, चिकित्सा मंत्री, वो अपने विधानसभा क्षेत्र जहां पर घटना हुई है, जहां नीलामी हुई थी, वहां उस स्थल पे जाकर कहते हैं कि राज्यपाल ने हमारे बिल को रोक रखा है। देखिए कैबिनेट का मंत्री होता है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है कैबिनेट की। अगर वो सार्वजनिक रूप से कोई बात कहता है और राजभवन उसको डिनाई करता है, एक बहुत बड़ा एक कानूनी पेचीदगियां शुरू हो गई है। ये तो देखिए मामला यहाँ कर्ज माफी का तो अलग बात है, वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में है कि एक पार्टी कहती है कि हम 50,000 तक का कर्जा माफ करेंगे, दूसरी पार्टी कहती है हम पूरा ही कर्जा माफ कर देंगे, और कर्जा माफ नहीं होता है। सही मैं रामपाल जी को कहना चाहता हूँ, रामपाल जी ने सही कहा कि देखिए यहाँ पर अभी तक चुनाव आयोग ने कोई बंदिश नहीं लगा रखी। चुनाव आयोग अगर ये बंदिश लगा दे कि जब घोषणा पत्र में जो ये चीज कही जाएगी कानूनी तौर पर उसको वैध मान लिया जाएगा, है नहीं ना, वो अभी तक है नहीं, ना पार्लियामेंट ने पास किया, ना चुनाव आयोग ने पास किया। तो वादे चुनावी वादे हो जाते हैं और चुनावी वादे पूरे होते ही नहीं होते, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमको आने वाले टाइम में यदि ऐसा मैंडेटरी कर दिया जाए, चुनाव आयोग कर दे कि ये आपको वादे वही करने पड़ेंगे जो आप पूरे कर सकते हो। मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से अपने चुनावी घोषणा पत्र को चीफ सेक्रेटरी को देकर के दस्तावेज बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कानूनी रूप से दस्तावेज बन नहीं पाया क्योंकि विधानसभा ने पारित नहीं किया उसको। क्या कहा, विधानसभा में लाओ उसको, फिर चुनाव घोषणा पत्र को विधानसभा में रखो, उसको वहां पारित कराओ, तो वो कोई दर्जा मिलेगा, कुछ मिलेगा। तो ये कानूनी पेचीदगियों के बीच में जिस प्रकार का माहौल देख लो, पहले भी राजभवन डिनाई करता रहा है और राजभवन अब जो चीजें आ रही है, तो इस वजह से राजभवन को बयान जारी कर देने के बाद अगर ये है तो स्पष्ट रूप से कहना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को जाके मिलना चाहिए। अब ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बजाय किसानों का हित किसमें है उसको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। या राजनीति करने से तो देखिए दोनों पार्टी राजनीति करेगी, दोनों पार्टी क्योंकि चुनाव लड़ेगी, तो दोनों ही पार्टी चुनाव में वोटों की राजनीति करती है, लेकिन राजभवन राजनीति करे ये गलत हो जाएगा। अगर मुख्यमंत्री जी जाके तथ्यों के आधार पर कह देंगे इस तारीख को कि जाता है बिल, तो बाकायदा एक प्रक्रिया होती है, सारी चीजें होती है, रिकॉर्डेड होता है। ऐसा नहीं होता कि चला गया और वो कहेंगे हमारे पास तो आया ही नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें अगर राजभवन की गई गलत तो दिक्कत होगी। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, समय थोड़ा सा कम है। मैं माधवराम जी के पास में जाना चाहूंगा। माधवराम जी, हमने करीब 50 मिनट चर्चा कर ली है इस मुद्दे को लेकर के
सबने अपनी अपनी बात रखी है। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि बीजेपी हमलावर है, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने याद दिलाया कि राहुल गांधी जी ने 10 तक की गिनती की बात कही थी, 10 दिन में कर्ज माफ कर दूंगा, आपका एजेंडा ये है और सरकार को कर्ज माफ करना चाहिए, ठीक है। हमारे सब लोग कह रहे हैं कि ठीक है उनसे रही, लेकिन आप क्या रास्ता निकाल सकते हैं? इन सब लोगों का कहना है कि केंद्रीयकृत बैंकों को वन टाइम सेटलमेंट को लेकर के क्या केंद्र पे दबाव बनाया जा सकता है इस आंदोलन के साथ साथ, कि आप भी कुछ राहत दे दीजिए? देखिए, पहले तो एक रामपाल जी ने बार बार एक विषय के ऊपर ये कहते हैं कि 2009 में बीजेपी ने घोषणा पत्र में लिखा था। मेरे हिसाब से वैसे तो इनकी जानकारी में होगा कि 2009 में सरकार बीजेपी की तो नहीं बनी थी, उस टाइम मनमोहन सिंह की थे। और जब सरकार नहीं 2014 में घोषणा नहीं 2009 के मैनिफेस्टो, ये नो के मैनिफेस्टो की बार बार बात करते हैं। ये मेरे आदरणीय बड़े भाई है, पर मैं कई बार इनके सामने यूं कह के रुक जाता हूँ, मैंने देखा कि भाई ये सम्मानी है, पर 2009 के मैनिफेस्टो को किस हिसाब से ये लाते हैं? क्या 2009 में बीजेपी की सरकार बनी अटल जी की, तो उसको लागू करते हैं? ये ऐसी चीजों को यहाँ बहस में लाते हैं जिनका कोई ज्यादा विषय नहीं होता। आपने सही कहा कि क्या एक मुश्त और एनपीए इन खातों के लिए सरकार के ऊपर सेंट्रल में दबाव बनाना चाहिए। बात जहां तक आती है कि बैंक अपना और रिजर्व बैंक अपना तय करती है, और रिजर्व बैंक एसबीआई बार बार स्कीम लेके आती रहती है, तो ये कोई विषय नया नहीं है कि एक मुश्त स्कीमें पहले चली नहीं या पहले आई नहीं। सवाल सिर्फ इस वजह से, माधवराम जी, सवाल सिर्फ इस वजह से है कि सरकारों के इशारों पर उद्योगपतियों के पैसे माफ कर दिए जाते हैं, जो सीबी यादव जी नहीं, देश के तमाम अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक विश्लेषक, कृषि से जुड़े लोग ये बात कहते हैं कि इसको एक यूनिट मान करके राजस्थान में या दूसरी जगह इनका भी करवा दीजिए। नहीं, राजनीतिक पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो लाती है और अपने अपने मैनिफेस्टो को लागू करवाती है। तो कांग्रेस का ये जब घोषणा पत्र था तो वो अपने लागू करावे, न तो एनपीए की बात हो रही, न कोई, अगर इनको सरकार को कोई उचित समाधान चाहिए तो उसके लिए रिजर्व बैंक से बात करनी चाहिए। इनको बार बार केंद्र के पाले में क्यों डाल रहे हैं? और दूसरी बात रही, ये कहते हैं कि तो चले बीजेपी के एजेंडे में तो नहीं है ये, सर बीजेपी के एजेंडे में तो नहीं है, केवल बीजेपी के एजेंडे में ये है कि ब्लॉक स्तर तक आप लोगों को आंदोलन करना है। अगर कांग्रेस जो कह रही है, अगर उसमें 1% भी सच्चाई है, तो आप उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे क्या? योगेंद्र जी, मैं बार बार यही कहूँ, राजनीतिक पार्टियां जो, अगर कोई ऐसा लगता है कि जो जनहित का मुद्दा है तो उसको निश्चित तौर पे उठाना चाहिए। बीजेपी उठाएगी, उसको लोगों के बीच में लेके जाएगी, इसमें कोई कर्ज माफी जो कांग्रेस पे दबाव बनाने के लिए या फिर सांसदों को केंद्र में भेजने के लिए भी? मैं कह रहा हूं, जब इन्होंने घोषणा पत्र में है तो ये घोषणा पत्र को लागू करने की बात करते हैं, तो बात चलिए तो निश्चित तौर पे हम इस मुद्दे को लेकर नहीं बूथ स्तर तक जाएंगे। चलिए आरसी चौधरी जी, आपको अपना रास्ता देखना है, बीजेपी इसमें कुछ सहयोग नहीं कर सकते, ना अपने सांसदों को कहेगी कि आप ऊपर जाकर के कोई प्रेशर बनाइए। अब आप कैसे राहत दे सकते हैं, बात इस पर डिपेंड करती है। दूसरे वाले डिबेट का वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का साधुवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को दिल से स्वीकार किया कि हम अपने मित्रों के 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर सकते हैं। हेलो सर, एक मिनट, वो जन टीवी की चल रही है, मैं 2 मिनट में कनेक्ट होता हूँ। हमारी पार्टी बात करेगी, क्योंकि ये एजेंडा जो था वो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो का एजेंडा था। मैं इनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हमने जो कहा, तो राजस्थान सरकार के अधीन जो बैंक आते हैं, जो कोऑपरेटिव जो बैंक आते हैं, उसका कर्जा हमने माफ किया। राजस्थान के 21 लाख किसानों को हमने राहत दी। अभी भी उसका भी नहीं हुआ, कोऑपरेटिव का भी। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा। माधुराम जी, आपको हमने सुना, आप बीच में ये बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको किसान से मतलब नहीं है। आपको दिक्कत है इस बात से कि हिंदुस्तान का किसान भारतीय जनता पार्टी की जड़ें उखाड़ने के लिए तैयार हो गए और आप विचलित हो रहे हैं, और आपके नेता उन 5 राज्यों में जाने। चलिए, मैं माफी चाहूंगा आरसी चौधरी जी, मैं क्षमा चाहूंगा आरसी चौधरी जी, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, ऑलरेडी हम 2 मिनट ज्यादा कर चुके हैं। तो चलिए, लेकिन हम ये बात जानना चाह रहे थे थोड़ी डेप्थ में जाकर के कि क्या किसानों से जुड़े कर्ज माफी, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि रोडा, उससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं, उसकी एक दायरा है कि इतने एकड़ तक की भूमि को बचाया जा सकता है। उसके अलावा कर्ज माफी में बीजेपी क्यों आक्रामक है, कांग्रेस क्यों इसमें फंसती दिखाई दे रही है, कांग्रेस ने या राज्य सरकार ने कहां राहत दी है, तमाम पहलों को लेकर के हमने छूने की कोशिश की है। आप तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।